डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं नागपुर के पास के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। इस समय मैं नागपुर के एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही। उसका कारण है मेरा दिखना। मैं ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता। मेरे दांत थोड़े से बाहर को निकले हुए हैं, इसीलिए सब मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं। मेरा कद तो 6 फुट है, लेकिन मेरा शरीर काफ़ी ज़्यादा पतला है। इसी कारण स्कूल में भी मेरे दोस्त मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाया करते थे। यहाँ कॉलेज में भी मेरे दोस्त मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं। इसीलिए मैं छिपता रहता हूँ। कैंटीन नहीं जाता मैं, क्योंकि वहाँ तो सबसे ज़्यादा मजाक बनाते हैं। कहते हैं तू खाता तो है, तुझे लगता क्यों नहीं। मैं इतना मजाक बचपन से सह चुका हूँ कि अब आदत सी पड़ गई है। खुद ही जब कहीं 2-3 लोग खड़े हों, मैं वहाँ दूर से निकलता हूँ ताकि कोई मेरा मजाक ना बनाए। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, इसीलिए अपने शरीर को स्वस्थ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पिता एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं। वहाँ से उनकी जितनी तनख्वाह आती है उसे घर के ज़रूरी चीज़ों में इस्तेमाल कर लिया जाता है। मैं अपना वज़न बढ़ाना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे पॉकेट मनी नहीं मिलती। घर में जो खाना बनता है वही खाना पड़ता है और कॉलेज में कुछ भी खा नहीं पाता। घर आकर रोटी ही खानी पड़ती है। अगर बचपन से आज तक के आपको किस्से सुनाने शुरू किए ना, मुझे लगता है शायद 1 घंटा तो उन किस्सों में निकल जाएगा। मेरी ज़िंदगी बड़ी भयानक सी रही है। मैं उसे याद नहीं करना चाहता। हर कोई अपने बचपन की यादों में खो जाता है। वो ऐसे खेला करता था, ये दोस्त हुआ करते थे। मैं वो हूँ जो बचपन को याद तक नहीं करना चाहता। मेरे बचपन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कोई ऐसा दोस्त नहीं बना जिसे मैं पक्का दोस्त कह सकूं। हर दोस्त मुझसे दूर भागा करता था। अपने काम के लिए मेरे पास आया करते थे, लेकिन बाद में दूर चले जाया करते थे। मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। गरीब ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि किताब लेने के लिए पैसे चाहिए होते थे और मैं 3-4 महीने इंतज़ार किया करता था जब मेरे पिता कुछ पैसे मुझे दें। उसके बाद मैं वो किताबें ला सकूं, अच्छे से पढ़ पाऊं। सभी मुझसे काफ़ी आगे हुआ करते थे और मेरे पास बहुत कम महीने बचते थे पढ़ने के लिए। इस तरह से बस ठीक ठाक नंबर ही ला पाता था, लेकिन डर लगा रहता था मजाक बनने का। अगर किसी टेस्ट में नंबर कम आते, जानबूझकर मेरे टीचर मेरा मजाक बनाया करते, मेरे शरीर का, मेरे दांतों का। इसीलिए मैं दबा दबा सा रह गया था। कॉलेज में मैं एडमिशन लेना तक नहीं चाहता था। वो तो मेरे पिता जिद करने लगे थे, अगर मैं ग्रेजुएशन नहीं करूँगा तो अच्छा काम नहीं मिलेगा। फिर मुझे भी अपने पिता की तरह किसी छोटी सी फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। मैं चाहता था फैक्ट्री में ही काम मिल जाए, बस काम कुछ ऐसा हो जहाँ मेरे सिवा और कोई ना हो। कोई एक बंद कमरा, वहाँ पर बस मैं काम करता रहूँ और उसके बाद सीधा घर आ जाऊँ, ताकि कोई मेरा मजाक ना बनाए। लेकिन मेरे पिता ने ठान ली थी मुझे कॉलेज में ही पढ़ाना है, और ये मेरी ज़िंदगी का और डरावना किस्सा बन गया। पहले ही सेमेस्टर से सब मेरा मजाक बनाया करते। मेरे कपड़ों का भी अब मजाक बनाने लगे थे। स्कूल की तो एक ड्रेस होती जिसे पहनकर हर रोज़ जा सकते थे। कोई अगर कहता ये तो पुरानी सी लग रही है, मैं कह देता स्कूल ड्रेस है ना, पुरानी नहीं है, नई ही है। लेकिन यहाँ कॉलेज में हर कोई नए नए कपड़े पहनकर आया करता था। मेरे पास कपड़े नहीं होते थे, बहुत कम कपड़े थे। बार बार बदल बदल कर वही कपड़े पहनने पड़ते थे और कई कपड़ों में छेद थे। मेरी माँ सुई धागे से उसे ठीक तो कर देती, लेकिन कॉलेज में बाकी महंगे महंगे सुंदर कपड़े डालकर आए होते, मेरा मजाक बनता ही रहता। मैं क्या करता। 1 साल गुजर गया था और जब दूसरा साल शुरू हुआ, कई नए बच्चे और कॉलेज से अपना वो डिप्लोमा करके यहाँ पर आए हुए थे और क्लास में ज़्यादा शरारती बच्चे होने का मतलब था मेरा ज़्यादा मजाक बनना। और
4 लड़के तो ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा मजाक बनाया करते थे। वैसे तो पूरी क्लास ही मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाती थी। लड़के हो या लड़कियां या प्रोफेसर मुझ पर हंसते रहते थे और मैं चिढ़ जाता था। वो बातें ही ऐसी किया करते थे। लेकिन वो जो 4 लड़के थे ना, वो अब मेरे लिए नर्क वाली जिंदगी बना रहे थे। मैं बीच में बैठा होता और 2 इस तरफ बैठ जाते, 2 इस तरफ बैठ जाते। आपस में वो हंसते रहते, मेरा मजाक बनाते रहते, मेरे पिता के काम का मजाक बनाते रहते, मेरे कपड़ों का मजाक बनाते, मेरे शरीर का, मेरे दांतों का। उनके पास तो बातें ही बहुत थी और मेरी ज़बान बिल्कुल सन्न सी हो जाती थी। घबरा जाता था, मेरे सर से पसीना टपकने लगता था और कभी कभी जब कोई मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाता था ना, ये मेरे लिए फोबिया बन गया था। मुझे चक्कर आने लगते थे, मैं बेहोश हो जाता था और क्लास में वो मुझे हर रोज़ 2 से 3 बार बेहोश कर दिया करते थे। इतना ज़्यादा मजाक बनाया करते थे। एक दिन जब घर मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, शाम के वक्त मेरे पिता आए थे। वो जानते थे मुझे कॉलेज में किसी न किसी ने तंग किया होगा। वो मुझे समझाने लगे थे, लोगों की बातों को एक कान में डालकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। मैंने कहा, आपके कारण हुआ है ये सब। आपने मुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा ना, इसीलिए मेरा मजाक बन रहा है। अगर मैं आपके साथ काम करने लगता, मेरा बिल्कुल मजाक नहीं बनता। पिता ने कहा, ऐसा नहीं कहते। जब तुम पढ़ लिख लोगे ना, अच्छा काम मिलेगा, तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे होंगे, कोई तुम पर नहीं हंसेगा बल्कि तुम उन पर हंसोगे। मैंने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये शरीर, ये दांत, ये किस्मत, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। पिता मुझे सांत्वना दे रहे थे और मैं उन्हें बता रहा था, मेरी जिंदगी ऐसी ही थी, ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। उस दिन मेरे चाचा जी भी यहाँ पर आए हुए थे। मेरे चाचा जी काफ़ी हट्टे कट्टे थे। वो अपनी कहानियाँ बता रहे थे, कैसे जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे तो बहुत ज़्यादा लड़कों को पीटा करते थे। वो पहले से ही गंजे थे, उनके सर के बाल बहुत कम हो गए थे। बाकी उनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया करते थे और वो गुस्से में आकर उन्हें पीट दिया करते थे। एक बार उन्होंने 8 बच्चों को एक साथ पीट दिया था। किसी के पास हिम्मत नहीं थी उनसे लड़ने की और उनकी कहानियां सुनकर मेरे अंदर हिम्मत जागना शुरू हो गई। मैं इस तरह से निडर हो गया था जैसे मेरे चाचा जी की शक्ति मुझ में आ गई हो। मेरे चाचा जी कह रहे थे, पतला शरीर हुआ तो क्या हुआ, तुम्हें बस लड़ना होगा। जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो मौत तक से नहीं डरते। तुम डरना मत, दर्द नहीं होता। 2-3 पड़ती हैं, दर्द नहीं होता, उसके बाद शरीर सहन करने लायक बन जाता है। लेकिन वो जो मजाक करते हैं कमज़ोर होते हैं, इसीलिए बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसके बाद पीटना उन्हें। चाचा जी ने मुझे हिम्मत दे दी थी। अगले दिन कॉलेज में मैं एक कोने में बैठा था और वो 4 लड़के आए, मुझे घेर कर बैठ गए। उसके बाद मेरे कपड़ों का मजाक, मेरा मजाक, आज मुझ में हिम्मत आ गई थी। मैं एक एक करके उनका मजाक बनाने लगा, क्योंकि मेरा मजाक तो हर बार बना ही करता था ना। उन्हें मजाक सहने की आदत नहीं थी। एक एक करके वो गुस्सा करते गए और मैं उनके कपड़ों के बारे में, उनके बाप के बारे में, उनके घर के बारे में, हर चीज़ के बारे में मजाक बनाता गया। जो मेरी ज़बान पर आ रहा था मैं वो बोलता जा रहा था। वो चारों इतना ज़्यादा चिढ़ गए थे ना, वो कह रहे थे, तू आज बाहर मिल। मैंने कहा, हाँ यही तो मेरी तैयारी है, मिलना ही तो मैं चाहता हूँ। उसके बाद जब कॉलेज से छुट्टी हुई, उन्होंने इशारा कर दिया पीछे आने के लिए। कॉलेज से पीछे जैसे काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए थे। ये जंगली इलाका ही बना हुआ था, लेकिन बहुत बड़ी 4 दीवारी के अंदर। कह सकते हैं ये इलाका पूरा कॉलेज का ही था और यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगा रखे थे। इतना बड़ा इलाका पूरी तरह से जंगल सा बना हुआ था और यहाँ कई आशिक अंदर आशिकी लड़ाने के लिए घुसे होते थे, कुछ लड़ने के लिए यहाँ आए होते थे। उन लड़कों ने मुझे इशारा किया था, चल वहाँ तुझे सबक सिखाते हैं। मेरे लिए ये करनी और मरनी के बराबर थी। जैसे कि आज बचने का मौका मिला है। अगर चारों को मैं सबक सिखा पाया ना, उसके बाद मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। मैं उनके साथ चलता चलता उस जंगली इलाके के बीच में था। वहाँ कई लड़के लड़कियों के साथ बैठे हुए। हम उन्हें देखते देखते आगे बढ़ते गए। हमें कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ हमें कोई देख ना पाए, क्योंकि लड़ने की बात अगर कॉलेज में पहुँच गई हमें सस्पेंड किया जा सकता था। भले ही मैं उन चारों से लड़ना चाहता था
और वो भी मुझसे लड़ना चाहते थे, लेकिन हम इस लड़ाई को गुप्त रखना चाहते थे। अगर मैं पिटा तो मेरे ये पिटाई गुप्त रहेगी, वो पिटे तो उनकी ये पिटाई गुप्त रहेगी। बस मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी। वहाँ से निकलते निकलते हम उस जंगल के पीछे पहुँच गए और वहाँ पर पीटी सर कंप्यूटर वाली मैडम के साथ बैठे हुए थे। ये देखकर हम और भी ज़्यादा हैरान थे। यहीं पर तो हम लड़ना चाहते थे और यहाँ पर तो वो टीचर, वो प्रोफेसर बैठे हुए हैं। वो तो पक्का ही हमारी शिकायत लगा देंगे। क्या करें हम? फिर हमने वो पीछे वाली दीवार को फांदा। उस दीवार के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा जंगली ज़मीन थी, लेकिन वहाँ कोई आता जाता नहीं था, वहाँ कोई रास्ता बना हुआ नहीं था। झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। उन झाड़ियों को चीरते हुए हम पांचों एक दूसरे का ध्यान रखते हुए बीच से निकलते निकलते पीछे पहुँच गए, एक ऐसी जगह जहाँ पर शायद बहुत सालों से कोई ना आया हो। इस जगह पीछे थोड़ा पानी भरा हुआ था, काफ़ी गंदगी थी, यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं। एक जगह हमने झाड़ियाँ साफ देखी और वहाँ पर एक दूसरे को ललकारने लगे थे। पीछे एक खंडहर सा था। ऐसा लग रहा था किसी समय में यहाँ कुछ रहा होगा। ये मंदिर भी हो सकता है, ये किसी का घर भी हो सकता है। हमें तो बस ईंटें दिख रही थी, उस पर की गई कलाकृतियाँ सी दिख रही थी। वहीं पर लड़ना शुरू किया। मैं इसे लड़ाई ही कहूँगा, लेकिन वो इसे लड़ाई नहीं मान रहे थे। एक मुक्का मेरे पड़ा था, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। 15 मिनट बाद उन्होंने मुंह पर पानी डालकर मुझे उठाया था। फिर मुझसे कहा था, अब लड़ेगा या बेहोश ही रहेगा? मैंने कहा, तुमने मारा इतनी ज़ोर से, कोई बात नहीं, अब मैं मारता हूँ। उसके बाद वो कमज़ोर हाथों से मुक्के मार रहे थे। उन्हें डर था वो ज़ोर से मारेंगे कहीं मैं मर ही ना जाऊँ, इसीलिए उनके मुक्के थोड़े धीरे थे। वो जैसे मुझसे डर रहे थे। अब मुझ में हिम्मत आ गई। शायद मेरा ये कहर वाला रूप देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं। उन्हें मैं मुक्के मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी कलाई में एक लचक सी आ गई। मैंने एक के जबड़े पे मुक्का मारा तो था, लेकिन मेरी कलाई थोड़ी सी मुड़ गई और दर्द करने लगी। मैं कलाई को पकड़कर अब दूसरे हाथ से उन्हें चमाट लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो चारों एक साथ मुझ पर टूट पड़े। उनसे लड़ा नहीं जा रहा था, वो घबरा रहे थे। दूसरी बार जब एक लड़के ने गुस्से में आकर मुझे मुक्का मारा, मैं फिर से बेहोश हो गया था। 15 मिनट वो मेरे चेहरे पर पानी मारते रहे। वो खुद घबरा चुके थे। उसके बाद मैं उनके करीब आने की कोशिश कर रहा था और वो पीछे हटने लगे थे। उन्हें डर था वो मारेंगे और मैं मर जाऊंगा। शायद यही मेरी हिम्मत बढ़ा रहा था। अब मैं उन्हें मुक्के मार रहा था, भले ही उन्हें कोई फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन वो डर बहुत ज़्यादा रहे थे। कहीं मैं मर गया तो उन पर कत्ल केस पड़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने भागना शुरू कर दिया। मैंने एक एक करके उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके सर के पीछे चमाटे ही मार पा रहा था। फिर मैंने पत्थर उठाने शुरू कर दिए, पत्थर मारने शुरू कर दिए। जैसे जैसे उन पर मैं पत्थर बरसाता रहा, वो अब पत्थर की चोट से जैसे डर रहे थे। एक के माथे पर जब पत्थर पड़ा, उसके सर से खून बहने लगा था। तब चारों इकट्ठा हो गए। फिर उन्होंने कहा था, इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा, अगर ये मरता है तो मरे। चारों ने मुझे उठा लिया था, हवा में लटका दिया था। वो जो ईंटों वाला खंडहर बना हुआ था ना, उसके ऊपर ले गए। नीचे बहुत सारी झाड़ियाँ थी। उन्होंने ऊपर से मुझे नीचे झाड़ियों में पटक दिया था। वहाँ कई खड्डे बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सांपों के खड्डे हों, या जहाँ जानवर उस खड्डे में जाकर घुसते हों। वहाँ जब झाड़ियों में फेंका था, वो ढलान थी और मैं खिसकता खिसकता एक खड्डे में, और ऊपर से वो हंसते रहे। फेंकने से पहले उन्होंने मेरी टी शर्ट और पैंट उतार दी थी। बस मैं नीचे वाली उस अंडरवेयर में था और मुझे देख देख वो हंसते रहे। मेरे कपड़े भी अपने साथ ले गए थे। वो उस खड्डे से निकलने की मैंने कोशिश की और उनकी आवाज़ दूर से आ रही थी। वो मुझे यहाँ पर फेंक कर चले गए थे। उन्हें लग रहा था कि मैं यहाँ से शायद बाहर ना निकल पाऊँ। वो सही भी थे। उस खड्डे से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुझे डर तो इस बात का था, कहीं मुझे कोई सांप ना काट ले, अंदर से कोई जानवर ना निकल आए। लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही। मेरी उस भुरभुरी मिट्टी में हाथ फंसते और मैं खिसक कर और अंदर चला जाता। अब उस सुरंगनुमा जगह में काफ़ी अंदर तक था, और जब मैंने अंदर देखा, अंदर बड़ी सी गुफा बनी हुई।
वहाँ एक पत्थर के ऊपर कोई चमड़े की चीज़ पड़ी थी। मैं डर रहा था कहीं ये भालू ही तो नहीं, लेकिन नहीं, ये कोई कपड़ा सा लग रहा था चमड़े का। मैं रो रहा था। फिर एक तरफ का खड्डा दिखा जहाँ पर पत्थर रखे हुए थे। आराम से उन पत्थरों पर चढ़कर मैं निकल सकता था। जब मैंने उन पत्थरों पर चढ़ना शुरू किया, वो जो गुफा थी घुमावदार थी। उस गुफा से घूमते घूमते मैं बाहर आ गया, लेकिन मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे। मैं अपनी अंडरवेयर में उस दीवार के करीब तक गया था। एक तरफ से दीवार के ऊपर चढ़ा था। अब भी वो पीटी सर और कंप्यूटर मैडम वहीं पर बैठे हुए थे। शर्म के मारे मैं पीछे ही उतर आया। अब क्या करूं? आगे तो कई आशिक बैठे होंगे, कई और लोग बैठे होंगे, और मेरा तो पहले ही इतना मजाक बनाते हैं मेरे कपड़ों का, मेरे शरीर का। मैंने तो ऊपर कुछ नहीं पहना। अब तो बहुत ज़्यादा हंसेंगे, कहीं कोई मेरी तस्वीर ना खींच ले। मेरा तो इतना ज़्यादा मजाक बनेगा कि मैं सह नहीं पाऊंगा, मरने पर मजबूर हो जाऊंगा। क्या करूं? कपड़े कहाँ से ढूंढूं? वो तो मेरे कपड़े भी ले गए। अब मैं क्या करूं? मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था और गालियां अपने चाचा जी को दिए जा रहा था। इतनी हिम्मत जगाने की क्या ज़रूरत थी? उन्हीं के कारण मैं यहाँ पर आकर फंसा हूँ। फिर मुझे लगा अब कुछ तो पहनना होगा। घास तो मैं पहन नहीं सकता, पत्ते पहनूंगा तो और ज़्यादा मजाक का कारण बन जाऊंगा। अब क्या करूं? फिर मैं गुफा के अंदर गया था। वो चमड़े की चीज़ क्या थी मैं देखना चाहता था। जब मैंने उस चमड़े की चीज़ को हाथ लगाया, ये एक बड़ा सा जैकेट जैसा हिस्सा था। ऐसा लग रहा था आधी जैकेट हो। मैं उसे देखकर अब समझने की कोशिश कर रहा था, इसे पहन तो लूं, लेकिन ये भी एक तरह से मजाक ही बनेगा ना। ये जैकेट ऐसा लग रहा था जैसे यूनिसेक्सुअल हो, यानी इसे लड़कियां भी पहन सकती हों, लड़के भी पहन सकते हों, लेकिन लड़कियों के फिर भी अच्छा लगेगा, लड़कों के अच्छा नहीं लगेगा। ये ऊपर से क्रॉप टॉप की तरह कटा हुआ था। पीछे वाला हिस्सा बहुत लंबा था, यानी कि मेरे घुटनों तक आता होगा। अब और कुछ तो था नहीं पहनने के लिए, इसीलिए मैंने उस चमड़े के बड़ी सी जैकेट को उठाया और पहना। जब मैंने उसे देखा, शरीर ज़रूर ढांक रखा था उसने। आगे से जैसे मेरी कमर से थोड़ा सा नीचे तक थी वो जैकेट, पीछे से काफ़ी लंबी थी। अब पीछे से कोई देख नहीं पाता कि मैंने नीचे नहीं पहना हुआ है। मैं भाग जाऊंगा वहाँ से, पहचान में नहीं आऊँगा। इस तरह से शायद मैं बच भी सकता हूँ। लेकिन जब मैंने उस पत्थर के ऊपर से छलांग लगाकर नीचे पैर रखा था, एक डरावनी आवाज़ ने हर तरफ गूंज मचा दी थी। ये एक हंसी थी। मैं घबरा गया। कौन है? उसके बाद मैं सोचने लगा था आखिर इस गुफा में कौन आ गया है। कहीं ये वो लड़की तो नहीं, किसी सिक्योरिटी गार्ड को तो नहीं लेकर आ गए। ये मुझे फंसाएंगे। अब क्या करूं? मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही उस गुफा की एक तरफ आया, सामने मुझे एक आदमी नजर आया। अब वो आदमी कोयले की तरह काला था, यानी उसकी चमड़ी जैसे कोयले की बनी हो, बिल्कुल सख्त पपड़ी की तरह। वो चमक नहीं रही थी। इंसानी चमड़ी जब उस पर तेल आता है तो चमकती है, लेकिन वो चमड़ी अजीब सी थी। उसकी आंखें ही नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसका सर आगे से गंजा था, पीछे से उसने जैसे लंबी चोटी रखी हुई, बिल्कुल उसकी एड़ियों तक आ रही मोटी चोटी। अचानक उसने आंखें खोली। उसकी पलकें तक इतनी काली थी, समझ में ही नहीं आ रहा था ये बिल्कुल टकला सर है या नाक मुंह भी कुछ बना हुआ है। उसकी वो सफ़ेद आंखें साफ साफ दिखी और मेरी चीख भी निकल गई। अब उसने अपना मुंह खोला। उसके मुंह के अंदर से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। मुझे याद है वो लाल रंग की भयानक सी रोशनी, जैसे मुंह के अंदर उसने आग जला रखी हो। उसकी वो भयानक हंसी थी। मैं डर कर नीचे गिर गया था। भूतों की कहानियां मैं भी सुना करता था। मैं जानता था ऐसी जगह पर भूत प्रेत होते हैं, और मुझे लगा अब मैं मरा। मुझे एक पल के लिए खुशी का एहसास भी हुआ था। ये भयानक जिंदगी, मैं इससे दूर जा रहा हूँ। पूरी जिंदगी में मुझे कुछ नहीं मिला। मैं पहले तो डर गया था, फिर खुद को संभाला और उसके सामने कहने लगा, देखो मुझे दर्द मत देना।
तुम जैसे भी मारना चाहते हो बिना दर्द दिए मारना, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। वो सामने से हंसता रहा। तुम मरने की इच्छा क्यों मांग रहे हो? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम चाहते हो फिर मार सकता हूं। ये सुनकर एक पल के लिए मुझे लगा ये कोई भूत नहीं है, ये मारना नहीं चाहता। मैंने खड़ा होकर उसको कहा, पक्का ना मुझे मारोगे नहीं, मुझे जाने दोगे ना? उसने कहा जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, आपका गुलाम हूं मैं। मैंने कहा, मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहता, मेरे पास देने के लिए कोई पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता, देखो मुझे बस यहां से जाने दो। उसने हंसते हुए कहा था मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं आपको दूंगा, आपका गुलाम, आपका नौकर, आपकी 5 इच्छाओं को पूरा करने वाला जिन। आपने मेरे चमड़े की वर्दी को पहना है, मैं आपका गुलाम बन गया। अब आप जो 5 इच्छाएं मांगेंगे मैं उसे पूरा करूंगा, चाहे जैसी भी हो, मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था। ये भूत नहीं है, जिन है। अरे कमाल हो गया, इसकी कहानियां तो मैंने बहुत बार सुनी है। सच में तुम मेरे गुलाम हो ना? उसने कहा, हाँ मैं आपका गुलाम हूं। मैं बहुत ज़्यादा खुश, लेकिन फिर मुझे शक भी होने लगा। उन 4 लड़कों ने तो नहीं भेजा ना? कैमरे तो नहीं लगे यहाँ पर? प्रैंक तो नहीं कर रहे? बाद में मेरा मजाक बनाओगे? वैसे भी सारी दुनिया मेरा मजाक बनाती रहती है। उसने कहा, नहीं, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपकी 5 इच्छाएं ही पूरी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा, मैं आपसे दूर चला जाऊंगा। आप दोबारा मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके लिए बाद में ये साधारण चमड़े का कपड़ा बन जाएगा, लेकिन किसी और के लिए ये काम कर पाएगा। आपको इसके बाद मुझसे दूर होना होगा। 5 इच्छाएं मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मुझे अब भी शक हो रहा था। मैंने उससे कहा, देखो मुझे पागल मत बनाओ, वो अलादीन की कहानी मैंने भी सुनी है। वो चिराग को घिसने से जिन निकलता है, ये चमड़े के कपड़े को पहनने से नहीं निकलता। उसने कहा, मैं मॉडर्न जिन हूँ, वो पुराने जिन हुआ करते थे जो चिराग में रहा करते थे। मैं कपड़ों में रहता हूँ, और वो भी खास चमड़े का कपड़ा। ये एक मगरमच्छ के चमड़े से बनी हुई जैकेट है, मैं इसमें रहता हूँ। ये स्टाइल का मामला है, और अब आपने इसे पहना है, मैं आपका गुलाम हूँ। बताइए मालिक, बताइए, मुझे काम बताइए, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए मुझे, मैं आपकी मदद कैसे करूँ? अब मैं सोचे जा रहा था, मांगूँ तो क्या मांगूँ, क्या मांगा जा सकता है। मैं सोचता ही रहा। उसके बाद मैंने उसे कहा, क्या मुझे जल्दी मांगना होगा? उसने कहा, हाँ जल्दी मांगिए, मैं काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा, बस 1 रात का इंतज़ार तो कर सकते हो ना? ये पहली इच्छा मैं थोड़ी अच्छी सी मांगना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं, इसीलिए मैं उन परेशानियों को दूर करना चाहता हूँ। सोच कर मांगूंगा। तब उस जिन ने भी कहा था, हाँ सोच कर मांगिएगा। जब भी आप कुदरती शक्तियों से कुछ मांगते हैं ना, वो हर बार सिर्फ देती नहीं है, कुछ लेती भी है। मैं आपको आपकी हर इच्छा पूरी करके दूंगा, लेकिन छोटा सा नुकसान आपको भी होगा। जैसे आपको बैंक से पैसे मिल जाते हैं लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसी तरह से आपको जो जो चीज़ें मिलेंगी छोटा छोटा इंटरेस्ट भी देना होगा, छोटे छोटे नुकसान भी होंगे। मैंने कहा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। उसने कहा, वो तो उन इच्छाओं पर निर्भर करता है। हम में इस तरह बात हुई, फिर मैं उस जैकेट को लेकर घर आ गया था। मैंने इंतज़ार किया अंधेरा होने का, फिर वो जैकेट को पहने मैं ऐसा लग रहा था जैसे शहंशाह बन गया हूँ। घर पहुंचकर मेरी वो जैकेट को मेरे पिता भी देखे जा रहे थे, मेरी माँ भी देखी जा रही थी। मैं उन्हें समझा रहा था, मेरे एक दोस्त ने दी है, हम एक फंक्शन में जाने वाले हैं, वहाँ पर मैं ये पहन कर जाऊँगा। मेरे पिता कह रहे थे,
बेटे ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग गलत समझेंगे। मैंने कहा पिताजी मेरा यकीन कीजिए, इन कपड़ों से जो फ़ायदा होगा ना किसी और चीज़ से नहीं हो सकता। पूरी रात मैं सोचता रहा था, सोचे जा रहा था, मांगूं तो क्या मांगूं। 5 विश के बारे में नहीं सोच रहा था। पहली इच्छा ऐसी करूंगा कि उसके बाद ज़रूरत पड़े ही ना, इसे आज़ाद कर दूंगा। मुझे ज़्यादा इच्छाएं नहीं है, मैं कम में भी खुश हो सकता हूं। लेकिन जब किसी चीज़ पर आप पूरी रात सोचते रहते हैं, मन में नए नए ख्याल आने लगते हैं। मेरे मन में भी ख्याल आए सुबह तक कि मैं 5 विश मांग सकता हूँ। अगर 1 विश ऊट पटांग मांग भी लूँ, अगर अपने दिल को खुश कर भी दूँ तो भी ठीक है ना, 4 विश में सभी काम सही हो जाएंगे। तो सुबह 7 बजे मैंने उस जिन्न को अपने कमरे में बुलाया। वहाँ जैकेट पहनकर मैं उसको कहने लगा, आवाज़ धीमी करना, आवाज़ धीमी, ज़्यादा ऊंचा मत हंसना। वो भी अपना सर हिलाकर हामी दे रहा था। मैंने उसको कहा, वो 4 लड़के, उन्होंने मुझे काफ़ी पीटा था। सालों ने कपड़े उतार कर मुझे गुफा में फेंक दिया था तुम्हारे वाली। ऐसा करो, तुम ना उनसे मेरे लिए बदला लो। तुम उन्हें चोट पहुंचाओ, सालों की टांगे तोड़ो, उनकी बाजू तोड़ो। जैसे वो पिटे हो ना, ऐसी चोट पहुंचाना। बहुत ज़्यादा नुकसान मत पहुंचाना। मैं मारना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा दर्द देना नहीं चाहता, लेकिन एक तरह से उन्हें ऐसी चोट पहुंचाओ कि वो टूटे फूटे से लगे, कटे फटे से लगें। तभी हंसते हुए उस जिन ने हामी भरी थी। जैसा हुक्म मेरे आका, ये कहकर उसने चुटकी बजा दी थी। फिर मेरे मुंह की तरफ देखे जा रहा। वो देखता जा रहा था और मैं उसके चेहरे की तरफ। कुछ समय ऐसे ही गुजरा। फिर मैं कहने लगा, अभी काम पे लगो, तुझे काम दिया है। उसने हंसते हुए कहा, चुटकी बजा दी, काम हो जाएगा। अब दूसरी इच्छा बताइए। मैं सोचने लगा था, दूसरी इच्छा? मैंने सोचा ही नहीं दूसरी इच्छा के बारे में। मैंने सिर्फ एक इच्छा के बारे में सोचा था, वो तो मैं बता दी। मैं जैकेट उतारने वाला हूँ, काम हो जाना चाहिए। उसने कहा, काम हो जाएगा। ये कहकर मैंने जैकेट उतार दी थी और उसके बाद मैं कॉलेज के कपड़े पहनने लगा। आज मैं पूरी तरह से तैयार होकर जाने वाला था। थे तो ये पुराने फटे कपड़े ही, लेकिन ये वाले कपड़े किसी फंक्शन के लिए रखा करता था मैं खास तौर पर आज इन कपड़ों को पहनकर जाने वाला था। जब मैं कॉलेज पहुंच गया, उसके बाद मैं इंतज़ार करने लगा कब वो 4 आएंगे। क्लास शुरू होने वाली थी, वो आए ही नहीं। तभी भागता हुआ एक चपड़ासी वहाँ आया और प्रोफेसर के कान में कुछ कहने लगा। फिर प्रोफेसर भी भागकर बाहर चला गया। अंदर से मेरे लड्डू फूट रहे थे। अब पिटाई हुई होगी उनकी, कहीं ना कहीं गिरे होंगे, जिन्होंने उठा के पटका होगा अच्छे से। जब मैं बाहर गया तो इस क्लास के कई बच्चे समेत वो 4 लड़के जिस बस में थी, वो बस एक बड़े से पेड़ से टकरा गई। कोई बाइक वाला आगे आया, उस बाइक वाले को ज़रा सी टक्कर मारी और उसके बाद ये बस सीधा जाकर पेड़ से टकरा गई। बस में कई लोगों को चोट लगी थी, ज़्यादातर कॉलेज के बच्चे ही थे। मैंने देखा उस कॉलेज में उन्हें यहाँ लाया गया था। कुछ के पट्टियाँ हुई, कुछ के माथे पर स्क्रैच पड़े हुए, कुछ के बैंडेज लगी हुई। सभी वो जो मुझे मजाक में छेड़ा करते थे। सभी से बदला ले लिया था उस जिन ने। मैं बहुत खुश। मैं हर एक को देख कर छलांगे लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन को संभाले जा रहा। वो 4 पीछे वाली कुर्सी पर बैठे हुए, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ कॉलेज के पास ही उसका एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर को यहीं कॉलेज में बुला लिया गया था। पट्टियाँ बांधी गई थी उन्हें, कुछ से चला नहीं जा रहा। किस्मत की बात देखिए, किसी की हड्डी नहीं टूटी थी। चोट काफ़ी ज़्यादा लगी थी। अब वो 4 लड़के, उनके साथ शायद सबसे ज़्यादा बुरा हुआ था। जब वो बस पेड़ से टकराई थी तो वो जिस सीट पर बैठे हुए थे वो सीट फट गई और नीचे जो कीलें निकली हुई थी वो उन 4 के पिछवाड़ों में घुस गई थी, जिस कारण उनसे बैठा नहीं जा रहा था। जब वो डॉक्टर ये बता रहा था, वहाँ बाकी बच्चे भी थे जिनके चोट लगी थी, लेकिन सभी के चोट लगी उनकी हंसी रुक नहीं रही। वो सब उन 4 पर हंस रहे थे। पहली बार मैं इतना खुलकर हंसा था।
उनके चेहरे देख देख कर हंसी आए जा रही। वो बैठने की कोशिश करते, फिर याद आता नीचे तो टांके लगने हैं, खून बह रहा है, डॉक्टर आया हुआ है। उन्हें उल्टा लेटा कर एक कमरे में शायद टांके लगा कर गया होगा वो डॉक्टर। अब उनसे बैठा नहीं जा रहा। सब कॉलेज में बस यही खबर फैली हुई। मैं अकेला जो छलांगे लगाता जा रहा था। पहली बार आज मेरा मजाक नहीं बन रहा था, बाकियों का मजाक बन रहा था और मैं हंस रहा था। दोपहर के वक्त ही उस कॉलेज में छुट्टी हो गई थी, क्योंकि यह हादसा बड़ा माना जा रहा था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, घर में माँ नहीं थी। मैं पड़ोसियों से पूछने लगा, माँ कहाँ पर है? और तब मुझे पता चला मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पिता सरकारी अस्पताल में हैं और माँ भी वहाँ पर गई हुई है। मैं बड़ी तेज़ी से भागता भागता 2 किलोमीटर का सफ़र करके उस सरकारी अस्पताल तक गया था। वहाँ जिस वार्ड में मेरे पिता को रखा गया था, उनकी टांग पर कई पट्टियाँ की गई थी। उनकी टांग पर प्लास्टर किया गया था। तब मेरी माँ बता रही, एक एक्सरे दिखाती हुई, इनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया है। एक बस से इनकी टक्कर हुई, वो बस एक पेड़ से टकरा गई। मेरे पिता को टांग में ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था। डॉक्टर कह रहे थे हड्डी टूटने पर दर्द तो होता है, लेकिन शायद इनकी नसें भी दब गई होंगी। मेरे पिता बहुत मायूस, अब शायद वो काम नहीं कर पाएंगे। वो तो चलने की कोशिश करना चाहते थे। डॉक्टर ने कहा हड्डी टूटी है, ये पागलपन नहीं करना है। अब घर में पैसों की तंगी होने वाली थी। पिता भी रो रहे, माँ भी रो रही, मैं भी रो रहा। समझ में नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ। ये बस मेरे पिता से क्यों टकराई? वो बस, उसका एक्सीडेंट हुआ इस बात की मुझे खुशी थी, लेकिन गलती ये हो गई कि वो बस टकराई मेरे पिता के साथ। उन्हें भी चोट लगी। भले ही एक दिन की खुशी मिली थी, लेकिन जो दर्द मिला था वो ज़्यादा बड़ा लग रहा था। फिर मन में ख्याल आया, अब तो वो जिन्न ही ठीक कर सकता है। इस हालत को जिन्न ही ठीक कर सकता है। पूरा दिन मैं उस अस्पताल में रहा था। उसके बाद कई न्यूज़ चैनल्स वाले वहाँ पर आकर मेरे पिता का इंटरव्यू लिए जा रहे। वो जो बस ड्राइवर था ना, उस पर केस करने वाले थे स्कूल वाले, कैसे उसने गलत बस चलाई। वो कह रहा था मेरे पिता सामने आ गए। मेरे पिता कह रहे थे मैं तो साइड में चला रहा था। बहस हो रही थी और सभी रीजनल न्यूज़ चैनल्स पर यही खबर छाई हुई। हर तरफ बस मेरे पिता का चेहरा, इसी के साथ उस बस ड्राइवर का चेहरा। शाम तक हम घर आ ही नहीं पाए। जब शाम को मैं खाना लेने के लिए घर आया था, उसके बाद मैंने जल्दी से वो जैकेट पहनी और मैं उस जिन्न को सामने बुला चुका था। वो जिन्न हंसते हुए बताइए मालिक, बताइए आपकी दूसरी इच्छा क्या है? पहले तो माँ बहन की 2-4 गालियाँ दी थी मैंने उसे। उसके बाद उसका चेहरा भी उतरा सा। फिर वो थोड़ा कमज़ोर सा होकर बोलने लगा, मालिक मैंने कहा था, देखो मुझे माफ़ कर दो मालिक जो आप कहते हैं मैं वो विश पूरी करता हूँ। बताया तो था इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ये दुनिया एक रफ्तार में चल रही है। ये जो रूहानी शक्तियाँ होती हैं, ये उस रफ्तार में जैसे उंगली घुसेड़ने वाली बात है। मान लीजिए एक नदी बह रही है, बिल्कुल शांत नदी। अगर आप उसमें अपना हाथ डाल देंगे, कोई पत्थर फेंकेंगे तो लहरें बनेंगी। अब वो लहरें सिर्फ उसी जगह नहीं रहती, वो पूरी नदी की जैसे धारा भी बदल सकती हैं, पूरी नदी को हिला भी सकती हैं। ऐसा ही होता है, सृष्टि सही चल रही होती है। आपने जो विश मांगी उस कारण धारा में बदलाव होता है, तो आपको छोटा सा भुगतना भी पड़ जाता है। मैंने 4-5 माँ बहन की गालियाँ फिर से दी उसको, और फिर मैंने उसे कहा, तूने तो मेरे बाप को ही एक्सीडेंट में फंसा दिया। अब ठीक है, जो हुआ वो हुआ। अब मैं दूसरी विश मांगता हूँ कि मेरे पिता की जो टांग में चोट लगी है ना, उसे ठीक कर दो। वो उनकी टांग में फ्रैक्चर हुआ है, उनकी टांग पूरी तरह से ठीक कर दो। उन्हें और ज़्यादा चोट नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल ठीक करना। बदले में मुझे या मेरी माँ को मत फंसाना या किसी और को मत फंसाना। उसने कहा, ठीक है आका, आपकी ये इच्छा पूरी होगी, किसी और को चोट नहीं लगेगी और आपके पिता ठीक हो जाएंगे। तभी उसने चुटकी बजाई थी और चुटकी बजाते ही मेरे मुंह की तरफ देखे जा रहा। 2 मिनट फिर से देखे जा रहा। मुझे लग रहा था कोई धमाका होगा, कुछ पता चलेगा कि इच्छा पूरी हो रही है। मैंने उसको कहा, हो गई? उसने कहा, नहीं मालिक, इच्छा
धीरे धीरे पूरी होगी, आप मांगिए तीसरी इच्छा। मैंने कहा तीसरी इच्छा बाद में मांगूंगा, पहले दूसरी पूरी हो जाए, मुझे सोचने का समय चाहिए। फिर से मुंह में बुड़बुड़ाने लगा था वो। सामने बोलने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी, लेकिन पहली बार कोई ऐसा मिला था जो मजाक नहीं बनाता था मेरा, भले ही थोड़ा चिढ़ता हो। जब रात के 8:30 मैं अस्पताल में पहुंचा, वहां बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई। इतने ज़्यादा न्यूज़ चैनल। अब ये रीजनल न्यूज़ चैनल्स नहीं थे, नेशनल न्यूज़ चैनल्स थे। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। मुझे उस भीड़ को चीरकर अस्पताल के अंदर जाने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बताता गया मैं उनका बेटा हूँ, वो न्यूज़ वाले खुद मुझे खींच खींच कर बात करना चाहते थे। मुझे अभी बात का पता ही नहीं था, तो मैंने बताता क्या। मैं बस अस्पताल के अंदर घुस गया। जैसे ही माँ बाप के पास पहुँचा मैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई। मेरे पिता सामने खड़े थे। वो प्लास्टर उतारा जा चुका था, गले में कई सारी मालाएं पहनाई हुई थी और आसपास कुछ हमारे इस जिले के मंत्री थे जो फोटो खिंचवा रहे थे उनके साथ। ये देखकर मैं खुद हैरान था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अपने पिता के पास गया और उन्हें कहने लगा, पिताजी आपको खड़े नहीं होना चाहिए, आपकी टांग में चोट लगी है, आपको हड्डी टूटने के कारण यहाँ लाया गया है। आपकी हड्डी अगर ज़्यादा टूटी ना तो खून भी बह सकता है। सब हंस रहे थे, डॉक्टर भी खड़े हंस रहे थे। तब मुझे दोबारा उनका एक्सरे दिखाया गया। मुझे कहा गया इनकी हड्डी जुड़ चुकी है। ये एक चमत्कार है जो सभी डॉक्टर के सामने हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार। इसी कारण यहाँ पर सब इकट्ठा हो रहे थे इस चमत्कार को देखने के लिए। मेरे पिता के नाम से सब यहाँ मिलने के लिए आ रहे थे और मैं समझ नहीं पाया आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उस जिन ने मेरे पिता की टांग तो ठीक कर दी थी, लेकिन यहाँ पर सब चमत्कार मानने लगे थे। मैं देखता जा रहा था यहाँ हो क्या रहा है। तब वहाँ एक बड़ा बाबा आया जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, चिराग शाह जी। एक ख़ास जगह का वो बाबा था। उसके पिता वहाँ पर बड़े बाबा हुआ करते थे। बाद में वो गद्दी उसने संभाली थी और खुद का नाम चिराग शाह जी रखा था। अब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुंघरू पहने हुए, बहुत ज़्यादा अंगूठियाँ पहने हुए, मटकता मटकता आया हाथ ऊपर की तरफ करते हुए और सभी जयकारे लगाए जा रहे थे उसके नाम के। मैं देखने लगा, आखिर मेरे पिता की टांग तो ठीक हो गई, लेकिन अब ये कौन सा पचड़ा शुरू हो गया है। अब इस पचड़े के बारे में जानना चाहता था और सब न्यूज़ चैनल्स के सामने वो चिराग शाह जी कहने लगा, ये मेरा बेटा मेरे पास आया था, परेशानी थी इसको, मैं जानता था इसकी ये दुर्घटना होने वाली है, तभी मैंने सर पर हाथ रख कर कह दिया था इसको कुछ नहीं होगा, चिराग शाह जी तुम्हारे साथ रहेंगे। देखो चोट लगी लेकिन चिराग शाह जी ने ठीक कर दिया। चमत्कार तो होते रहेंगे जो हमारी इस जगह पर आएंगे। चारों तरफ तालियां ही तालियां बजती जा रही थी और उसके बाद वो चिराग शाह जी वहाँ से जा चुका था। लेकिन लोगों की भीड़ वो मेरे पिता के पांव पड़ रहे, वो आशीर्वाद लेना चाहते थे और मेरे पिता वहाँ रोते जा रहे थे, उन्हें मना करते जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से रात के 12 बजे घर पहुँचे थे। मेरे पिता बहुत ज़्यादा थके हुए। घर के बाहर तक लोगों की भीड़ थी जो घर में घुसने के बाद वहाँ से गई थी। मेरे पिता अपने बेड पर बैठे हुए, ये क्या हुआ, ये कोई चमत्कार हुआ तो कैसे हो गया। मुझे पहले से लग रहा था मेरी टांग टूटी हुई नहीं है, दर्द नहीं हो रहा था। दोबारा एक्सरे हुआ तो ये निकला कि नहीं टूटी है और लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं। मैं तो उसकी वो जगह, वो क्या टूटा हुआ घर बनाया है चिराग शाह ने लोगों को लूट लूट के, वहाँ तो मैं गया भी नहीं था, मैं तो उसे जानता तक नहीं। वो नंबर बनाने के लिए आ गया और मुझे धमकी दे रहे थे कि कहना है कि चिराग शाह जी ने ठीक किया है। चिराग शाह जी नज़र आए थे वहाँ जब बाइक उस बस से टकराई थी। मैंने वैसा ही किया। उन्होंने मेरे हाथ में 10,000 थमाए हैं, ये देखो। मैंने कहा पिताजी ये तो अच्छा है, पैसे मिले हैं। तब मेरे पिताजी ने बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर कहा था, ईमानदारी के पैसे कमाना चाहता हूँ, भले ही एक रोटी खाने को मिले दिन में, भले ही भूखा रहना पड़ जाए, लेकिन रोटी ईमानदारी की खानी है।
ये बेईमानों के पैसे हैं, इसने सबसे लूट लूट के बेईमानी के पैसे इकट्ठे किए हैं और उसी बेईमानी में मुझे भी हिस्सेदार बनाया है। अब मेरी वजह से उसको मानने वाले और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके चमत्कार को देखने मेरे पास आएंगे और उसके पास भी जाएंगे। दुनिया को धोखा नहीं देना चाहता मैं बता दूंगा सबको, मैं बता दूंगा सबको। मैंने कहा पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, वो आपको मरवा भी सकता है, हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। मेरे पिता रोकर कह रहे थे, मैं ये बेईमानी को सह नहीं पाऊंगा, मैं समय से पहले मर जाऊंगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, वो बेईमान इंसान है। अपने पिता की आंखों से निकलते हुए आंसू और ईमानदारी की उनकी वो इच्छा, मेरे अंदर भी वो आग जला चुकी थी। मैं भागता हुआ अपने कमरे में गया, जल्दी से वो जैकेट पहनी और सामने से वो जिन हंसता हुआ मेरे सामने आ गया। मालिक, अब क्या चाहिए मालिक? मैंने कहा, तुमने दो इच्छाओं में क्या क्या घुसेड़ डाला है, एक परेशानी के पीछे एक और परेशानी। इस बार जो मैं मांग रहा हूँ उसमें देखो किसी और को परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? अब ये जो सारा लफड़ा हुआ है उसे ठीक करो। मेरी इच्छा है लोगों के सामने सच आए। मेरे पिता बेईमान नहीं बनना चाहते थे और इस बेईमानी से उन्हें दूर करो। पूरा का पूरा सच सामने लाना चाहिए। वो बाबा ने चमत्कार नहीं किया, कैसे हुआ ठीक, ये अपने आप हुआ। लोगों तक ये बात पहुंचाओ कि मेरे पिता का एक्सीडेंट तो हुआ, हड्डी टूटी ही नहीं थी। तब उस जिन ने कहा था, जो हुकुम मेरे आका, आपकी तीसरी इच्छा भी पूरी होगी। ये कहकर वो मेरे मुंह की तरफ झांकने लगा। अब मैं इंतजार करने वाला नहीं था, तभी मैंने कह दिया, चलो भागो भागो, अगली इच्छा बाद में बताऊंगा। और जल्दी से मैं पिता के पास गया और उन्हें गले से लगा लिया। पिताजी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कल सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने भगवान से मांग लिया है, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह बाहर बहुत ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़, न्यूज़ चैनल्स बाहर खड़े थे और जैसे ही मेरे पिता बाहर संडास के लिए जाने वाले थे उन्होंने घेर लिया। मेरे पिता वहाँ से भागना चाहते थे, वो रोके जा रहे, वो हाथ पकड़कर रोक रहे थे और मेरे पिता कहे जा रहे, प्रेशर बहुत ज़्यादा बना है, जाने दो, मैं बता नहीं सकता। वो कह रहे थे, आप जो राज अंदर छिपाए हुए हो वो बताओ, वो बताओ। मेरे पिता कह रहे थे, वो राज बाहर नहीं निकलने दूंगा, यहाँ मुझे संडास जाने दो, मैं वहाँ निकालना चाहता हूँ। तब उन्होंने जाने दिया था, वरना यहाँ राज उनके पेट से बाहर निकालने की जगह कुछ और ही निकल आता। फिर मेरे पिता वहाँ पर आए और उनके सवाल, वो न्यूज़ चैनल वाले ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे जो समझ में नहीं आ रहे। आपकी टांग ठीक थी, आपने झूठ क्यों बोला, आपने इतने बड़े झूठ के पैसे क्यों लिए, वो ये बातें कर रहे थे और मेरे पिता रोने लगे थे। तब उन्होंने सच कह दिया था, ये कोई चमत्कार था ही नहीं, मैं उसकी वो जगह पर कभी गया ही नहीं, ये तो पूरा एक नंबर का फ्रॉड है ये चिराग शाह जी, इसने मुझे अपनी जगह जानबूझकर फंसाया और ये 10,000 ले लो, ये बेईमानी के पैसे ले लो। तब उन्होंने वो पूरी की पूरी न्यूज़ चलाई थी और तब हमें ये भी बताया था, वहाँ जो डॉक्टर्स थे उन्होंने दोबारा रिपोर्ट्स चेक की, तब उन्हें पता चला जो पहले फ्रैक्चर टांग की एक्सरे उनके पास पहुँच गई थी वो असल में किसी और की थी और इस तरह से झूठ निकला था जो कि डॉक्टर्स की गलती थी और उन्होंने पकड़ ली। टांग में फ्रैक्चर कभी हुआ ही नहीं, चमत्कार कभी हुआ ही नहीं और हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर और चिराग शाह जी को पीटने के लिए उसी को मानने वाले लोग उस जगह के चारों तरफ घेर कर खड़े हुए। वो रंग बिरंगे कपड़े और रंग बिरंगी अंगूठियां पहना करता था, लंबे लंबे बाल रखा करता था और लोगों से यहाँ चिराग जलवा जलवा कर पैसे मांगा करता था। सब कुछ बुझा, लोगों ने हर चीज़ को तोड़ा, हर किसी को पीटा। वो चिराग बाहर वाले भी टूटे थे और अंदर बैठा वो चिराग शाह जी भी टूटा था। वहाँ खबर यही छा रही थी कि भीड़ उसे पीट कर चली गई लेकिन उसे जिंदा छोड़ गई थी। उसने माफ़ी मांगी थी और खुद कहा था दोबारा वो ये काम नहीं करेगा। पहले से बेईमान इंसान था और मेरे पिता ने ईमानदारी दिखाई थी। फिर भी कुछ न्यूज़ चैनल्स जो कि जानबूझकर मसाला ढूंढते हैं वो मेरे पिता को भी बेईमान बता रहे थे। वो न्यूज़ चैनल पर पूरा दिन यही खबर चलती रही थी कि मेरे पिता ने पैसे लिए थे, वो तो पकड़े जाने के डर से 10,000 मीडिया के सामने फेंके। अब वो लोग मेरे पिता को गाली दे रहे थे। मेरे पिता और ज़्यादा रो रहे।
वो कह रहे थे सच तो सामने आ गया, लेकिन लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, अब मैं क्या करूं। और भसड़ मच चुकी थी। अब लोग मेरे पिता को पीटना चाहते थे। वो भीड़ घर के बाहर थी और मैं वहां खड़ा रो रहा था। अब क्या करूं। एक भसड़ के पीछे एक और भसड़ फंसी पड़ी है। कैसा है ये जिन्न, कैसा है, जो भी मांगो ये उलट पलट कर देता है, हर बार फंसा ही देता है। अब इससे बचने के लिए एक और इच्छा मांगनी पड़ेगी। कोई ढंग की इच्छा इसने पूरी की ही नहीं। मैंने अब चौथी विश मांगी थी उस जिन्न से, और सोच समझ कर मांगी थी। मेरे पिता को ईमानदार साबित करो। मेरे पिता ने कुछ नहीं किया है। ये सारा जो भसड़ मचा रखा है, लोग उन्हें मारना चाहते हैं। हम जो फेमस हुए हैं, इन सब से हमें बाहर निकाल दो। ऐसा कर दो कि हम बस इस केस से बाहर आ जाएं। तब उस जिन ने कहा था, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूँगा। उसने चुटकी बजाई और मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। मैंने उसे कहा, चल भाग। फिर वो वहाँ से चला गया। अब हम लगभग रात के 10 बजे तक घर के अंदर थे और भीड़ बाद में एक एक करके छटने लगी। बाहर खड़े होकर लोग तालियां मार रहे थे और बाहर 10-10 रुपए रख कर जा रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे। हमें पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तब हमने वो छत को फांद कर पड़ोसियों के घर पर जाकर टीवी देखा था। उस टीवी में आ रहा था कि मेरे पिता ईमानदार हैं। सीसीटीवी फुटेज उस अस्पताल का जहाँ पर वो चिराग शाजी ज़बरदस्ती मेरे पिता को 10,000 थमा रहा था, गर्दन पर रखा हुआ था चाकू, डरा रहा था। और वहाँ न्यूज़ वाले कह रहे थे कैसे बेचारे को फंसाया और लोग तो अब इसे मारने पर उतारू हैं। अब लोग गुस्से में थे उस चिराग शाजी पर, और ज़्यादा गुस्से में उनके कुंडों पर गुस्सा थे। अब जितने भी वहाँ बैठने वाले, उस जगह को संभालने वाले लोग थे, उनके घरों पर पथराव होने लगा था। उन्हें सब लोग पीटना चाहते थे। और इसके बाद अगली सुबह 11 बजे हमारे घर के दरवाजे पर कुछ गुंडे आए थे और दरवाज़ा तोड़कर मेरे पिता को धमकी देकर गए थे, पूरे के पूरे परिवार को मारेंगे। तुमने तो हमारी पूरी जगह बर्बाद करके रख दी। इतना बड़ा बिजनेस था, लोग आया करते थे, सारा बिजनेस खराब कर दिया। अब तुम भुगतोगे, पूरा परिवार कटेगा। वो अपनी तलवारों से हमें मारना चाहते थे, वो तो पड़ोसी आ गए। वो गुंडे बस 2-3 थे, भाग गए। धमकी देकर गए हम सबको मार देंगे। अब हम गरीब थे, घर से बाहर तक नहीं निकल सकते थे, काम नहीं कर सकते थे, तो भूखे मर जाते। मेरी माँ भी रो रही थी, मैं भी रो रहा था, मेरे पिता भी। मेरे पिता कह रहे थे अब खुदकुशी करने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हम वैसे भी मरेंगे। और मैं रोता रोता, ये सब मेरे कारण हुआ था। वो जिनने ऐसी इच्छाएं दी, उसमें ऐसा फंसाया कि हम दलदल में धंसते चले गए। अब क्या किया जा सकता था। उसके बाद मैं अपने कमरे में गया था। वो जैकेट को पहनकर जैसे ही जिन मेरे सामने आया था, 15 मिनट माँ बहन की गालियाँ देता रहा था उसे। नई गालियाँ, लपेट कर गालियाँ दी थी। अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद मैं रोने लगा था। वो मुझे रोता हुआ देख कहने लगा, मालिक आखिरी इच्छा बाकी है, डरो मत मालिक, आखिरी इच्छा बाकी है, सब कुछ बदला जा सकता है। मैं रोता रहा और कहने लगा, कुछ नहीं बदलेगा, तू मुझे जो देगा बाद में कुछ लेगा भी और बर्बाद करेगा। शायद इसके बाद तू हमें बहुत ज़्यादा तड़पाएगा, आखिरी इच्छा के बाद हम बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। तब वो मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहने लगा था, मालिक सब कुछ बदल सकते हैं, एक ऐसी इच्छा के बारे में बताऊं? एक खास इच्छा होती है जो आपको हर परेशानी से बाहर निकाल सकती है। अमूमन ये इच्छा 5वीं ही मांगी जाती है। मैंने रोते हुए कहा था, कौन सी इच्छा, उसमें नुकसान भी होगा? तब उसने कहा, नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक ऐसी इच्छा है, अगर इसी तरह से मांगोगे कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, बस जो मांगोगे उसका फायदा होगा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा था, क्या है वो इच्छा? उसने कहा था, मालिक वो मांगो कि मुझसे मिलने से पहले जो हालात थे वैसे हो जाएं, मानो कि मैं आपको कभी मिला ही नहीं था।
मैंने आपको कुछ दिया ही नहीं, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उसके कहने पर मैंने वही मांग लिया था और उसको कहा था मेरा नुकसान मत करना। उसने चुटकी बजाई और मुझे इशारा किया था, मालिक 5वीं इच्छा पूरी हुई, अब इस जैकेट को वहीं पर रख कर आना मालिक, वहीं पर रख कर आना। मैं 12 बजे गया था वो जैकेट को रखने के लिए, वहीं गुफा में रखा और बड़ी मुश्किल से चढ़कर वहाँ से आ गया। जैसे ही मैं घर पहुँचा भीड़ लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था घर पर हमला हुआ हो। छत तोड़ी जा चुकी थी, दीवार पर तलवारों के निशान, दीवार पर गोलियों के निशान। रोता रोता भागा था भीड़ से आगे। मेरे पिता को मार तो नहीं दिया, मेरी माँ को मार तो नहीं दिया। जब भीड़ को चीर कर मैं आगे पहुंचा था तो वो चिराग शाहजी मेरे पिता के पैरों में गिरा हुआ। वो गुंडे भी तलवारें फेंक कर मेरे पिता के पाँवों को पकड़कर माफ़ी मांग रहे। मैंने अपने पिता को गले से लगाया और मैं देखने लगा आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। क्या हमारे घर पर किसी ने हमला किया? तब मुझे आस पड़ोस के लोगों ने बताया ये हमला करने के लिए आए थे। चिराग शाहजी खुद मुंह को कपड़े से ढांक कर मारने के लिए आया था मेरे पिता को, लेकिन जब भीड़ ने पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, यहाँ पुलिस वाले भी छिपे हुए थे। उन्हें खतरा था कि कोई मारने के लिए आ सकता है। यहाँ 20 लोग आए थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा, 20 को पकड़कर पीटने लगे। ये बस मेरे पिता को मारना चाहते थे और अंत में मेरे पिता ने खुद बाहर आकर कहा था, मार लो मुझे, कोई इन्हें मत मारे, ये मुझे मारना चाहते हैं, मैंने इनका नुकसान किया है, ईमानदारी की ज़िंदगी जी है, मैं ईमानदारी से मरना चाहूँगा, छोड़ दो इन्हें। ये कहने के बाद लोगों ने उन गुंडों को, उस चिराग शाहजी को छोड़ दिया था और उसने खुद हथियारों को त्याग कर मेरे पिता के पाँव को पकड़ लिया था। आखिर इतने ईमानदार इंसान को मारने की कोशिश की, गलती हमारी ही है। इसके बाद लोगों ने उस चिराग शाहजी को भी एक मौका दिया था, जैसे वो उसके गुनाहों को भी भूल गए थे और उसे कहा गया था अब सेवा करनी है, तू खुद गुलाम है, तू कोई बड़ा बाबा नहीं है। उसने ऐसा ही किया था। वो अब से सड़कों की सफाई करेगा, लोगों के घरों में काम करेगा और अपने इन कर्मों का पश्चाताप करेगा। मेरे पिता की इज्जत लोगों की आंखों में बढ़ गई थी और कुछ न्यूज़ वाले भी इस छोटी खबर को छापना चाहते थे, लेकिन उनके पास एक बड़ी खबर थी। अब बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं वो हर रोज़ कोई ना कोई कांड तो करते ही हैं, तो न्यूज़ वाले अब ये छोटी खबर छापना नहीं चाहते थे, बड़े कांड छापना चाहते थे। अब इस तरह हमारी ज़िंदगी वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। अंततः उस जिन ने मुझे वो दिया जो मैं चाहता था, परेशानी से बाहर निकलना। कुछ दिन ऐसे ही गुजारने के बाद जब मैं समझ गया सब कुछ सही हो गया है, मेरे उस कॉलेज में मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने लगी थी। मैं खुश हुआ करता था, सब कुछ पहले जैसा ही है। फिर गया था उस गुफा में मैं उससे बात करने के लिए। उसने कहा था अब आप जैकेट नहीं पहन सकते और मैं मालिक भी नहीं कहूँगा। मैंने तब हंसते हुए कहा था मैं ये जैकेट पहनना भी नहीं चाहता, ये किसी शराब से कम नहीं है जैकेट। तुमने 4 इच्छाओं में जो दिया मुझे बहुत रुलाया, मैं बस धन्यवाद करना चाहता हूँ। 5वीं इच्छा में तुमने सही कर दिया, बस इसे बरकरार रखना, कुछ बुरा मत कर देना। तब उस जिन ने हंसते हुए कहा था मालिक हर बार की तरह इस बार भी वैसा ही हुआ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने कहा हर बार की तरह? उसने कहा मालिक जितने भी लोगों ने ये जैकेट पहनी है हर बार 4 इच्छाओं में यही सब हुआ और हर बार उन्हें 5वीं इच्छा यही मांगनी पड़ी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मेरा रिकॉर्ड कभी खराब नहीं हुआ, हर बार यही होता है, जो वो लेते हैं आखिरी इच्छा में सब छोड़ना पड़ जाता है। मैं यहीं रहता हूँ, इच्छाएं पूरी करता हूँ और अंत में खाली हाथ छोड़ आता हूँ। मेरी आंखें भी घूम गई थी। ये जिन ही सच में कपटी था। मैंने उसको माँ बहन की गालियाँ दी थी, लेकिन जब वो गुस्सा होने लगा था मैं उस गुफा से भाग निकला था। अब वो गुलाम नहीं था, उसने पीछे से मुझे भी वैसी ही गालियाँ दी जैसी मैंने उसको दी थी। मैं वहाँ से निकल आया। मेरी ज़िंदगी साधारण हो चुकी थी, लेकिन अब ये समझ गया था
जो मेरी जिंदगी है मुझे लगा करता था इससे बुरा हो ही नहीं सकता, लेकिन हो सकता है, इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है जो मैंने देखा। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था। मैंने अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू कर दिया और अब छोटा मोटा काम भी करने लगा था। कुछ पैसे कमाता, उसके उबले हुए आलू खाता तो थोड़ी सेहत बनने लगी थी। दांत भी मैं ठीक करवाने के लिए पैसे जोड़ रहा था। कपड़े भी पुराने नए कहीं सेल से मिल जाते वो पहनने शुरू कर दिए। अब तीसरे साल तक मैं ठीक ठाक दिखने लगा था। मजाक लोग कम करते थे क्योंकि मेरा वजन बढ़ चुका था। और सबसे खास बात, मुझे जिंदगी जीनी आ गई थी। कभी कभी हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं होती, वो शरीर की कमी हो या जेब की कमी हो, लेकिन हमें जिंदगी जीनी आनी चाहिए। हम अकेले पैदा होते हैं खाली हाथ, अकेले मरते हैं खाली हाथ, तो सब बराबर हुए ना।